velocity of an electron in an orbit is v equals to 2 pi kze square divided by nh. ये एक्सप्रेशन आया क्या आपका? यही है, कुछ हो रहा है? देखो, चेक करो। यही है सर। ओके बेटा, एक कंक्लूजन वी एन लिख रहे हैं, nth ऑर्बिट है इसलिए, या सिर्फ वी ही लिख लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बेसिस पे पहला कंक्लूजन जो है वो ये निकलेगा कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा ऑन दैट बेसिस हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बिकॉज n का वैल्यू अगर मिनिमम होगा तो v मैक्सिमम होगा। सो इन द फर्स्ट ऑर्बिट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। द velocity of electron is maximum in the first orbit of an atom. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम होती है, एंड एज द ऑर्बिट नंबर, एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। द वेलोसिटी goes on decreasing with increase in n. n बढ़ता जाएगा तो v कम होता जाएगा। For hydrogen atom, we can put z equal to 1। बेटा हम z को 1 पुट करेंगे, vz लिख लूंगा इसको मैं, it would be 2 pi k e square by nh, and you can see सिर्फ n यहाँ वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, हम n की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज अगर इसमें डालें तो वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। vz है, v2 नहीं है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो vz1 हाइड्रोजन एटम के vh1 in the first orbit of hydrogen atom, the velocity would be 2 into 3.14 into 9 into 10 raised per 9 into 1.6 into 10 raised per minus 19 square divided by 1 into 6.6 into 10 raised per minus 34। इसे सॉल्व करके आता है बेटा vh1 आता है 2.2 into 10 raised per 6 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है 2.2 into 10 raised per 6। दूसरे ऑर्बिट में कितनी होगी? 1.1 into 10 raised per 6, मतलब 2 से डिवाइड करो। तीसरे ऑर्बिट में इसका 1/3। तो इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, अगर जनरल बात करूं, इन द nth ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, velocity is vhn (2.2 into 10 raised per 6 divided by n। n स्क्वायर नहीं, n। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना बेटा, इस वैल्यू को समझते हैं कि व्हाट इज दिस वैल्यू। इज इट ए स्मॉल वैल्यू, लार्ज वैल्यू? लाइट की स्पीड के साथ अगर कंपेयर करें तो क्या बनेगा? ये है
पहले ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको किलोमीटर पर सेकेंड में लिखूं, आई विल राइट 2.2 इंटू 10⁻3 किलोमीटर पर सेकेंड, which will further become 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन मेक एन आइडिया कि ये कितनी ज्यादा है। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है कि वो एक सेकेंड में 2200 किलोमीटर ट्रेवल करता है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2200 किलोमीटर पर सेकेंड, 2200 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अगर बेटा इस v को c से डिवाइड करो, जस्ट टू कंपेयर इट विद द स्पीड ऑफ लाइट, वील हैव ए न्यू टर्म ऑन द बेसिस ऑफ दैट। v का वैल्यू कितना है 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸। दिस वैल्यू वुड बी 1/137। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इस फैक्टर को। Velocity of electron in the first orbit of hydrogen divided by velocity of light is called as fine structure constant. From here we conclude that V equals to, therefore V equals to VH1 बोल देते हैं, यहाँ तो नहीं लिखा था ये सब, C divided by 137। ठीक है, लाइट की स्पीड को 137 से डिवाइड करोगे तो 2.2, मतलब 3 इंटू 10⁸ को 2.2 से डिवाइड करेंगे तो V आ जाएगा। V मतलब 3 इंटू 10⁸ को 137 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁶ बन जाता है। ठीक है, तो हमारे बेटा दो कैलकुलेशंस हो गई। नील बोर का जो पास प्लेट था उसके बेसिस पे, उन पास प्लेट्स के बेसिस पे वी कैलकुलेटेड रेडियस एंड देन वी कैलकुलेटेड द वेलोसिटी। ठीक है, ये डायरेक्टली कुछ रिजल्ट याद रखने वाले हैं। एक कि R जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा V जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो चीजें हो गई बेटा। तीसरा फैक्टर जो हम करेंगे दैट इज अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। frequency of revolution. Frequency is the number of revolutions made by the electron per second around the nucleus. Frequency is the number of revolutions made by the electron per second around the nucleus. बेटा जब भी सर्कुलर मोशन होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड v, तो क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है? पहले v की बात करते हैं। v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय t। व्हाट इज t? बोलो, ये आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा हुआ है। सर्कुलर मोशन में जब भी वेलोसिटी को डिफाइन करना है, सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, t इज टाइम पीरियड। So from here we can say that v divided by 2πr equals to 1/t। इस फैक्टर को इधर ले आओ। ये जो 1/t है इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। So we say therefore nu equal to v divided by 2πr। बेटा आपके पास v का भी एक्सप्रेशन है, r का एक्सप्रेशन भी किया था।
वो डाल के हम फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन तो डिराइव कर सकते हैं, बट बिफोर डिराइविंग द एक्सप्रेशन जस्ट हैव ए लुक ऑन वट एवर वी हैव स्टडीड, और मुझे ये बताओ कि ये जो न्यू है इसका एन के साथ क्या रिलेशन है, मतलब एन की क्या पावर होगी यहाँ, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ एन। हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी एन की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, जैसे रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज पर 2, velocity is proportional to n raised per -1. What about frequency? Then we'll do the calculations also. देख लो पहले ये प्रोपोर्शनैलिटी पूछा मैंने, तो प्रोपोर्शनैलिटी इसी के बेसिस पे बोल देंगे फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू v एंड r। तो v जो है वो तो 1/n के प्रोपोर्शनल है, और r जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। खत्म, कैलकुलेशंस की जरूरत ही नहीं है। फिर -1, कैसे -1? So we say frequency is inversely proportional to n cube। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है बेसिकली ये -3 आएगा। नहीं पता चला क्या? फ्रीक्वेंसी v/2πr है, क्योंकि वेलोसिटी जो है दैट इज 2πr/t। सो v डिवाइडेड बाय 2πr इज 1/t, 1/t होती है फ्रीक्वेंसी v/2πr। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो ये तो पहले ही नीचे है, तो n स्क्वायर भी नीचे। सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। समझ आ गई या नहीं? बाकी आप जो वैल्यूज डालोगे, किसकी वैल्यूज डालनी है? r और v की। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्या वैल्यूज डालेंगे? देखो, ब्लैक मार्कर चाहिए। वी नो दिस, v इज इक्वल टू 2π/kZe² डिवाइडेड बाय nh, एंड r इज इक्वल टू, फिर देख लेते हैं, वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। r इज इक्वल टू n² डिवाइडेड बाय 4π² mkZe²। So on that basis, we write frequency is equal to v 2π/kZe² by nh divided by 2πr। v/2πr था ना, n² h² over 4π² mkZe²। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, बस आगे वैसे सोल्यूशन की जरूरत है नहीं। मेन जो कंक्लूजन था वो हमने पहले ही देख लिया, डिवाइडेड बाय nh इंटू ये ऊपर ले लो 4π² mkZe² डिवाइडेड बाय 2πn² h²। सो ऑन दैट बेसिस, क्या पूछा? On that basis, we write this 2π and 2π will be out. Nu will be equal to 4π² k into ये वाला k² z into this z will be z², e² into e² will be e4 divided by h² into h will be h³ n into n² will be n³। देख लीजिए, पहले यहां तक कंफर्म करो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, 4π² mk² z² e4 डिवाइडेड बाय n³ h³। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करें इन द फर्स्ट ऑर्बिट of hydrogen atom, nu is equal to, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 6.58 into 10⁻15 rps। rps क्या होगा? रेवोल्यूशंस पर सेकंड।
पहले ऑर्बिट में, आपको पता है पहले ऑर्बिट में अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा है, इट इज 2200 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसी पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है वो बहुत कम है। नाउ टेक्निकली इसको समझो, ये जो रेडियस है दिस इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये जो वेलोसिटी है दिस इज 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बहुत ज्यादा, रेडियस बहुत कम, तो ऑब्वियसली रेडियस कम है तो सरकमफ्रेंस भी बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस का वैल्यूज जो है उनके बेसिस पे हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। ये जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये वैल्यू हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन वी नो द वैल्यूज ऑफ वी एंड आर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या थी, v डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो v कितना है 2.2 इंटू 10⁻6। सिर्फ एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए ये सब किया, इंपॉर्टेंट यही है बस। 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू दिस, तो दिस विल बी 6 पॉइंट, मतलब एक सेकेंड में इफ यू फॉरगेट अबाउट दिस नंबर, सिर्फ 10⁻15 ही देखो, उससे 6 टाइम्स ज्यादा है, वैसे 6.5 टाइम्स ज्यादा है उससे। 10⁻15 रेवोल्यूशंस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, 10⁻15 इंटू 6.5। 6.5 इंटू 10⁻15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस। फिर लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मोशन में है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो होगी। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो सबसे पहले होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। जैसे प्लेनेट जो है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, जब फील्ड के अंदर होता है तो उसके ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या देखेंगे, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, total energy of an electron around the nucleus is sum of its kinetic energy and potential energy. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ई के प्लस यू। टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को ई के से और पोटेंशियल एनर्जी को यू से। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन के कारण है, kinetic energy is due to motion of electron and potential energy is due to the electric field. Potential energy is due to the electric field of nucleus. देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा की तरह जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इट इज 1/2 mv²। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 1,
which says mv square by r is equal to kze square by r square. We have studied this. r और r कैंसिल हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 kze स्क्वायर बाय r. पता चला? इस r को स्क्वायर है यहाँ, इसके साथ कैंसिल कर दिया तो बना क्या, mv स्क्वायर इक्वल टू kze स्क्वायर बाय r. तो हाफ mv स्क्वायर हो गया हाफ kze स्क्वायर बाय r. इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल टू हाफ kze स्क्वायर बाय r. ठीक है, ऑफकोर्स हम बाद में r का वैल्यू यहाँ डाल के काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ऐसी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, एन स्क्वायर सॉरी, क्योंकि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है. 1/2 kze स्क्वायर, kze तो कांस्टेंट ही है. तो अगर काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है. इसका मतलब पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/4 होगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जीज के रेशो क्या रहेंगी, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी 1 है, सेकंड ऑर्बिट में इट वुड बी 1/4, थर्ड ऑर्बिट में इट वुड बी 1/9, फोर्थ ऑर्बिट में इट वुड बी 1/16. सिंपली इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो कंक्लूजन जब बनाना तो यू कैन हैव मल्टीपल रीजंस. v क्या पढ़ा हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर होता है तो यहाँ n स्क्वायर आ गया सेम. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बेटा एक ऐसी एनर्जी है विच इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव एनर्जी, ऑलवेज पॉजिटिव. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. Then we talk about the potential energy. Around the nucleus बेटा जो potential energy है, that is actually electrostatic potential energy. जिसका क्या फॉर्मूला है, U का 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. And potential energy actually is a scalar quantity. In fact, every energy is scalar. बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, we represent it by the letter U. It is equal to K ZE into E. लेकिन अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जब हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मतलब जब हम स्केलर क्वांटिटी से डील करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव डिवाइडेड बाय आर मींस रेडियस. ये न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर. Potential energy is negative. Kinetic energy is 1/2 kze square by r. Potential energy is minus kze square by r. तो टोटल एनर्जी क्या होगी, वन बाय टू kze square by r प्लस माइनस kze square by r. This will become, आप इसमें kze square by r कॉमन लेके लिख सकते हो 1/2 माइनस 1. करो आगे.
-1/2 आ जाएगा और क्या। अच्छा, ये है टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। The total energy of an electron around the nucleus is always negative. Not only here, आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बेटा एक और आइडिया दे रहा हूं, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप ग्रेविटेशन को रिवाइज कर लो 11th वाला, ठीक है। नोट्स बनाओगे, यू कैन पुट द नोट्स लाइक, अगर आपके पास, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, अगर इस तरह से आपके पास कोई नोटबुक है, ये नोटबुक है सपोज, और रिवाइज करने का तरीका भी बता दूंगा यहाँ, ठीक है। व्हाट यू डू, पहला पेज जर्नी हम छोड़ देते हैं, यहां से स्टार्ट करो, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये वाले पेज पे ग्रेविटेशन, ये वाले पेज पे ग्रेविटेशन, ये वाले पेज पे ग्रेविटेशन। तो बेटा ग्रेविटेशन अब पढ़ना पड़ेगा ना, ग्रेविटेशन पहले भी नहीं पढ़ा और अब यही बोलते रहोगे नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, इसके साथ पढ़ लो ना उसको। आप ग्रेविटेशन की बुक खोलोगे तो आपको पता चलेगा क्या सिमिलरिटीज है और मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब नहीं पढ़ने वाला ये कब तक साथ साथ में उठा उठा के घूमोगे, नहीं पढ़ा, तभी तो कह रहा हूँ पढ़ो। अब यही कॉन्सेप्ट वहां यूज होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, कूलम्ब लॉ की बात कर रहे हैं, तो वहां आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा कोविड की वजह से, भाई 9th में भी तो पढ़ा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो 9th में भी था, 7th में भी था ग्रेविटेशन, तो ऐसा मत बोलो ना नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस रिवाइज करने की जरूरत है। सो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, विच इज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, विच इज -kZe²/2r। लेकिन अगर हम यहाँ r की वैल्यू पुट करें, हाल तो मैं एक बार ना सारे लिखता हूँ आपके लिए। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था ई के जो था, दैट वाज 1/2 kZe²/r, और जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो था -kZe²/r, यही था, कुछ और था, देख लो। पहले इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे हम कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन्स निकालते हैं, यही एक्सप्रेशंस है, चेक कर लो बेटा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है अराउंड द न्यूक्लियस वो नेगेटिव होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन around the nucleus is negative, which means that the electron is bound to the nucleus. इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यू, जब भी, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव नहीं है, जब भी कोई प्लेनेट या कोई सैटेलाइट, अगर आप किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी फाइंड करोगे, जब वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लेनेट, तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी भी नेगेटिव ही होगी। The total energy of a satellite around the planet is also negative, right? Total energy negative, potential energy negative, kinetic energy is always positive. So मैं आपको यहाँ से कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन्स की बात करूंगा। What is kinetic energy divided by total energy? What is potential energy divided by total energy? So that अगर हम एक तो रेशो पता करके याद रखेंगे। सर वीडियो में दिख रही, सर आपकी वीडियो बंद हो गई है। ई के और ई के एक्सप्रेशंस देखो,
1/2 kz(e²/r), ये भी तो वही है। आप ये नहीं बोलना कि ये 2 इधर है, इस 2 को आप यहाँ लिख लो, ये लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोथ आर इक्वल बट देयर इज नेगेटिव साइन, सो वी से दैट ek/e इज -1। और इसे अगर आप इससे डिवाइड करोगे, ये आएगा 1/1/2 विल बी 2। आपने बोला 1:2, बट एक्चुअली इट इज 2। इट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। मतलब अगर हमें टोटल एनर्जी पता होगी तो हम उसमें से ये बता सकते हैं कि उस टोटल में से काइनेटिक कितनी है, और उसी टोटल में से पोटेंशियल कितनी है वो भी बता सकते हैं। U इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E, U इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E। अब देखो, अगर आप एक्सप्रेशन देख के बोलो, यहां मैंने एक चीज आपको बताई कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन, चाहे आप मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन यहां देखो, काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग टू बी नेगेटिव, और ये कॉन्ट्राडिक्शन यहां दिख रही है आपको। हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी, इट्स वेरी इजी। दूसरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके बन गई टोटल एनर्जी, लेकिन यहां आ रहा है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। आप डबल करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? सोचो, डबल करेंगे किसी चीज को तो वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? नॉर्मल थिंकिंग या कॉमनली क्या बोलते हैं कि डबल कर दिया मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गई काजोल, बट नॉर्मल थिंकिंग है डबल करने से हमेशा वैल्यू बढ़ती नहीं है। ये मैथ वाले बच्चे भी अगर ऐसे बोलेंगे ना तो मैं तो मार दूंगा इनको। -2 का डबल करना, बढ़ी क्या वैल्यू? डबल करने से वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। किसी पॉजिटिव नंबर का डबल करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, बट किसी नेगेटिव का डबल करोगे तो वैल्यू कम होगी। यहां हमने ये देखा, लिखा भी है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है हमेशा। तो नेगेटिव का डबल किया, नेगेटिव का जो डबल किया तो उससे आपका वैल्यू बढ़नी क्या? U इज ऑलवेज लेस देन E, potential energy is always less than the total energy, and the same reason kinetic energy is equal to negative of total energy। लेकिन total energy खुद ही नेगेटिव है, तो kinetic energy is always positive। मतलब kinetic energy is always greater than 0, potential energy is always less। in fact potential energy यहां देखने से ही पता चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन देखो, मैंने बोला था U/E, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आता है 1/2। तो पोटेंशियल एनर्जी डबल तो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का डबल होने से वैल्यू बढ़ती नहीं। समझ में आ गया? तो अगर आपको टोटल एनर्जी पता होगी, टोटल एनर्जी पता होगी तो उसी का नेगेटिव ले लो। टोटल एनर्जी जब भी गिवन होगी दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, और उस नेगेटिव का नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। ठीक है बेटा, फिर देखते हैं ये E जो है N के साथ कैसे रिलेटेड है, बस लास्ट रहेगा। अभी एनर्जी के बारे में फिर से पढ़ेंगे हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में, या जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ना है, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं यूज करते हम। R की वैल्यू यहां डालेंगे। R कितना है बेटा? बट R इज इक्वल टू n² डिवाइडेड बाय 4π² mkze²। पुट दिस वैल्यू ऑफ R हेयर, और देखो E आपके पास आ जाएगा -kze² बाय 2 इंटू n² h²
divided by 4 pi square mkze square. इसे सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करके आपके पास ई का एक्सप्रेशन आ जाता है। -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 होगा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। करके देखो इसको, यहां तक पहले ये चेक करो इनफैक्ट। So beta, in the nth orbit of an of an atom, the energy of electron is -2 pi square m k square E4 divided z square भी है, z square divided by n square into h square. This expression can also be written like this: 2 pi square m k square E4 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। कोई बताएगा ये मैंने ये वाले फैक्टर्स को क्यों अलग कर दिया? सोचो। प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। ये सब कांस्टेंट्स हैं, 2 पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट होगा इफ द एलिमेंट इज गिवन, अदरवाइज z इज अ वेरिएबल, फॉर डिफरेंट एलिमेंट z इज डिफरेंट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं बेटा, अगर यहाँ हम वैल्यू डालें 1.096 into 10⁻⁷, आपने पढ़ा केमिस्ट्री में, इसको क्या बोलते हैं? बताओ, कौन बताएगा मुझे? मार्कर के नीचे ई कितना बनेगा? चलो इसकी वैल्यू बाद में देखते हैं। we'll say that E is proportional to माइनस को भी माइनस तो रखना पड़ेगा, -z² बाय n स्क्वायर। बट अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, सिंपली फॉर हाइड्रोजन एटम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। z = 1 तो E आ जाएगा -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। अगर हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट भी करें और इसको फिर कन्वर्ट भी करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इफ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे तो जूल में आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल कितना हुआ? 1 जूल हो गया 1/1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये जो एक्सप्रेशन है -13.6, ये आपने डायरेक्टली देखा होगा केमिस्ट्री में भी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स में देखना है, विद इंक्रीज इन n, बताओ एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? n के बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? सोचो। En क्या आ गया? -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस है तो n बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। कैसे देखना? What is the energy in the first orbit of hydrogen atom? -13.6 divided by 1 square. That means आपका जो E1 आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है? -13.6 डिवाइडेड बाय 4 होगा बेटा। E2 will be equal to -13.6 divided by 2 square will be -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, so E3 will become
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E4 will be -13.6 divided by 4 square, 4 square means 16, तो ये आपके पास बनेगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख भी लेना कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। E5 would be -13.6 divided by 5 square, 5 square is 25, so electron volt, this will be -0.53 electron volt, visible है ना। E6 will be -13.6 divided by 36, that is -0.37 electron volt. E infinity would be 0, this is maximum। नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव बढ़ते 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 0 हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई तो दैट मींस तब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द न्यूक्लियस, जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सॉरी इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, इट्स टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। फ्री होगा तो ई इंफिनिटी का मतलब नाउ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री की एनर्जी 0 होने का मतलब ये है कि अब उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, विल स्टार्ट विद दिस एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिट्स में E1 E2। फिर तीसरा जो पास्टुलेट है उसके बेसिस पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के जब करने से जो एनर्जी रिलीज होती है या फोटॉन रिलीज होता है उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है।